गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लास के क्रम में कक्षा 12 का लेसन 2 पढ़ेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्रजनन क्या होता है? प्रजनन या रिप्रोडक्शन सभी जीव एक निश्चित आयु पूरी करने के पश्चात अपनी जैसी संतति को जन्म देते हैं, अपनी जैसी संतानों को जन्म देते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रजनन या जनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन के द्वारा जीव अपनी जाति को पृथ्वी पर बनाए रखने में उन्हें मदद मिलती है, यानी कि जीव की जाति की निरंतरता पृथ्वी पर बनी रहती है। प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में हमेशा युग्मकों का निर्माण होता है। 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। वो दोनों युग्मक आपस में मिलते हैं जिसे निषेचन कहते हैं और युग्मनज का निर्माण होता है। जबकि अलैंगिक प्रजनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। यहाँ पर इस लेसन में हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के विषय में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो आवृत बीजी पौधे हैं, जिनके बीज फल के अंदर बंद रहते हैं, उन पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए पुष्प का निर्माण होता है, फ्लावर का निर्माण होता है। वास्तव में पुष्प एक रूपांतरित पर्रोह है, पर्रोह या सूट। क्या होता है पर्रोह? पौधे का जो भाग जमीन के अंदर होता है उसे मूल या जड़, रूट कहते हैं, तथा जो भाग जमीन से ऊपर होता है उसे पर्रोह या शूट कहते हैं। पर्रोह के अंदर तना आता है, पत्तियां आती हैं। तो जो पुष्प है वो पर्रोह के ही रूपांतरण से बनता है। आइए एक पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पुष्पासन है, फूला हुआ भाग। ये फूल की डंठल है, पुष्पवृंत या पेडिसिल, पुष्प की डंठल। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें डंठल नहीं होती है, उन्हें अवृंतीय या ससाइल कहते हैं। जिन पुष्पों में, जिन फूलों में डंठल पाई जाती है उन्हें कहते हैं पेडिसिलेट, पुष्पवृंतीय। तो उसके बाद का भाग होता है पुष्पासन। ये इतना हिस्सा, पुष्पासन और पुष्पवृंत, ये तने के रूपांतरण से बनते हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि तने के ऊपर नोड और इंटरनोड होती हैं, पर्व संधियां और पर्व होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये पर्व संधियां होती हैं। ये अलग अलग पर्व संधियां हैं, इनसे अलग अलग प्रकार की पत्तियां निकली हुई हैं। ये पत्तियां रूपांतरित हो गई हैं, कार्य के हिसाब से इनका रूप अलग हो गया है। वास्तव में ये सब क्या है? पत्तियां हैं, लेकिन ये कार्य के हिसाब से अलग अलग प्रकार की हो गई हैं। पुष्प का सबसे पहला भाग ये कहलाता है बाह्य दल या सेपल। ये प्राय हरे रंग के होते हैं और जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो पुष्प की अंदर के भागों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। बाह्य दल या सेपल कैसे रंग के होंगे? प्राय हरे रंग के, लेकिन कभी कभी ये रंगीन भी हो सकते हैं, जैसे सरसों में ये पीले रंग के होते हैं। बाह्य दलों या सेपल के समूह को कहते हैं बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब है समूह, ग्रुप। तो बाह्य दलों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहा जाता है। ये पुष्प का पहला भाग है, ये पत्तियों का रूपांतरण है। पुष्प का दूसरा भाग कहलाता है दल या पेटल। ये दल या पेटल प्राय रंगीन होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। दल या पेटल या पंखुड़ी कभी कभी सफेद रंग की भी होती हैं, वरना ज्यादातर ये रंगीन होती हैं, अलग अलग रंगों की होती हैं। दलों के समूह को कहते हैं दलपुंज, कोरोला। पुंज माने समूह, दलों का समूह क्या होगा? दलपुंज या
कोरोला। तो ये हमने दो भाग पढ़े हैं अभी पुष्प के। पहला भाग है ये बाह्य दल, दूसरा भाग है ये दल। ये दोनों पुष्प के सहायक भाग कहलाते हैं, एसेसरी पार्ट्स कहलाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। बाह्य दल प्राय हरे रंग के होते हैं, सबसे बाहर की ओर होते हैं। उसके अंदर की ओर दल होते हैं, प्राय रंगीन होते हैं। ये पुष्प के सहायक भाग कहलाते हैं। बाह्य दल कली अवस्था में पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं, जबकि दल का मुख्य कार्य है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। उसके बाद अंदर की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा चक्र है। ये जो रचना हमने बनाई है ये वाली, इन रचनाओं को कहते हैं पुंकेसर या स्टेमन। क्या कहते हैं? पुंकेसर या स्टेमन। पुंकेसरों के समूह को कहते हैं पुमंग, एंड्रोइसियम। ये पुष्प का नर जनन भाग है। नर को इस निशान के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक ऐसे गोला बना देंगे और ऊपर की तरफ ऐसे एरो लगा देंगे। ये पुष्प का नर जनन भाग है पुंकेसर। पुंकेसरों के ग्रुप को क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। अब सबसे अंदर की तरफ पुष्प में पाए जाते हैं अंडप, कार्पल। अंडप जो है ये पुष्प का मादा जनन भाग है। ऐसे दिखाते हैं मादा को, एक गोला बनाकर नीचे प्लस का निशान, जोड़ का निशान। ये अंडप है। अंडपों के समूह को कहते हैं जायांग या स्त्री केसर, गाइनोइसियम और पिस्टिल। ये पुष्प का मादा जनन भाग है। तो पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है, अंडप पुष्प का मादा जनन भाग है। प्रजनन के लिए दोनों भागों का होना अति आवश्यक है, अतः इन्हें पुष्प के आवश्यक भाग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नर जनन भाग पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर या स्टेमन, जिसे पुष्प का नर जनन भाग कहते हैं। पुंकेसरों के समूह को पुमंग या एंड्रोइसियम कहते हैं। नर को प्रदर्शित करते हैं ऐसे। पुंकेसर की रचना इस प्रकार की होती है। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल या वृंत होती है। ये क्या है? डंठल, या इसे कहते हैं वृंत। इसे पुंतंतु भी कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट ये इसका समीपस्थ सिरा है। प्रोक्सिमल एंड, ये वाला जो डंठल या पुंतंतु है ये हमारा, ये वाली रचना, इस डंठल का जो समीपस्थ सिरा है ये वाला कहलाता है समीपस्थ सिरा। ये समीपस्थ सिरा जो है ये जुड़ा हुआ होता है थैलेमस यानी कि पुष्पासन के साथ, या थैलेमस का दूसरा नाम है टोरस। जो पुंकेसर है, पुंकेसर की डंठल या वृंत या पुंतंतु या फिलामेंट का समीपस्थ सिरा या तो किससे जुड़ा होगा? पुष्पासन या थैलेमस से, या दल या पेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा, तब इसे कहेंगे दल लग्न, इपीपेटलस। या ये जुड़ा होगा परिदल से, तब इसे कहेंगे परिदल लग्न। इसके बाद में ये इसका दूरस्थ सिरा है। जो पुंकेसर का फिलामेंट है, पुंतंतु है या डंठल है, ये इसका दूरस्थ सिरा है। दूरस्थ सिरे के साथ जुड़ा रहता है परागकोश या एंथर।
दूरस्थ सिरे के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये वाली रचना। इस रचना का नाम क्या है? परागकोश या एंथर। इसमें दो पालियां होती हैं, देखो ये दिखाई दे रही है स्पष्ट, एक पाली ये और एक पाली ये। तो ये कैसा है? द्विपालित, बाइलोब्ड। गुड़हल के अंदर कुल मालवेसी में आता है गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। उसमें परागकोश एक ही पाली का बना हुआ होता है, ये ध्यान रखना है। ज्यादातर परागकोश कैसे होते हैं? द्विपालित, दो पालियों के बने हुए, एक पाली ये और एक पाली ये, इसे कहते हैं बाइलोब्ड। लेकिन कुल मालवेसी जैसे गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस में ये एक पाली का बना हुआ होता है। इन दोनों पालियों के बीच में जो रचना होती है उसे कहते हैं योजी, कनेक्टिव। ये दो पालियां हैं, एक पाली ये एक पाली ये, इनके बीच की रचना ये, इसे क्या कहते हैं? योजी या कनेक्टिव। इसमें पाए जाते हैं संवहन बंडल, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। अब अगर हम एक पाली की बात करें तो प्रत्येक पाली में एक थीका पाई जाती है। ये पहली पाली है, ये दूसरी पाली है। प्रत्येक पाली में क्या पाया जाएगा? थीका पाई जाएगी। ये क्या है? थीका। इसे क्या कहते हैं? थीका या कोष्ठ। ये थीका, कोष्ठ। इसलिए प्रत्येक पाली कैसी हो जाती है? द्विकोष्ठी हो जाती है। दो कोष्ठक बन जाते हैं प्रत्येक पाली में, एक ये वाला कोष्ठक, एक ये वाला कोष्ठक, दो कोष्ठक हो जाते हैं, तो ये द्विकोष्ठी। डाइथीकस। तो यहां पर देखो, ये जो परागकोश है, ऊपर वाली रचना, परागकोश में दो पालियां हैं, एक पाली ये एक पाली ये, और प्रत्येक पाली थीका के द्वारा दो कोष्ठकों में बटी हुई है। अर्थात प्रत्येक पाली कैसी है? द्विकोष्ठी है, डाइथीकस है। तो एक बार फिर इसे समझ ले, बड़ा सिंपल है। प्रत्येक पुंकेसर, पुंकेसर क्या है? पुष्प का नर जनन भाग। पुंकेसरों को मिलाकर क्या कहते हैं? पुमंग। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होती है, ये वाली डंठल या व्रंत, जिसे पुंतंतु या फिलामेंट कहते हैं। पुंतंतु या फिलामेंट का समीपस्थ सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? थैलेमस, पुष्पासन या दल के ऊपर लगा हुआ होता है, पेटल के ऊपर दल लग्न, या किसके ऊपर लगा हो सकता है? परिदल के ऊपर, टेपल के ऊपर, तब क्या कहेंगे? परिदल लग्न। और जो डंठल का दूरस्थ सिरा है, दूरस्थ सिरे पर क्या लगा हुआ है? परागकोश, एंथर। परागकोश में कितनी पालियां हैं? एक ये और एक ये, दो पालियां हैं। परागकोश कैसा होता है? द्विपालित, बाइलोब्ड। दोनों परागकोश के बीच में क्या पाया जाता है? योजी पाई जाती है, कनेक्टिव पाई जाती है। इस कनेक्टिव में होते हैं संवहन बंडल, जाइलम और फ्लोएम। अब एक पाली की बात करेंगे हम। प्रत्येक पाली में एक थीका पाई जाती है। इस पाली में ये लाल रंग से दिखाई है, ये थीका है। दूसरी पाली में ये लाल रंग से दिखाई है, ये थीका है। तो इस थीका के कारण प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ बन गए? दो कोष्ठक बन गए। अर्थात प्रत्येक पाली कैसी है? द्विकोष्ठी या डाइथीकस है। अगर हम पुंकेसर
के पराग कोश की अनुप्रस्थ काट दें, इस तरह से काट दें इसे यहां से ऐसे, तो ये रचना कैसी दिखाई देगी? इस तरह की दिखाई देगी। इधर फोकस करें, ध्यान दें, इधर कैसी रचना दिखाई देगी? ऐसी दिखाई देगी। ये वाला जो भाग है ऊपर का, ये क्या है? परागकोश। परागकोश जो है एंथर या परागकोश 4 दिशीय होता है। 1 2 3 4, 4 दिशीय होता है, या चतुष्कोणीय होता है। इसमें 4 एंगल होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 एंगल होते हैं। द्विपालित रचना है, एक पाली इधर वाली, एक पाली इधर वाली। प्रत्येक पाली में 2-2 लघु बीजाणुधानी होती हैं। ये रचना क्या कहलाती है? लघु बीजाणुधानी, माइक्रो स्पोरेंजियम। एक लघु बीजाणुधानी ये, एक लघु बीजाणुधानी ये, एक लघु बीजाणुधानी ये, एक लघु बीजाणुधानी ये। यानी कि परागकोश में जो द्विपालित होता है 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी, दूसरी पाली में 2 लघु बीजाणुधानी, कुल मिलाकर 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा माने 4, स्पोरेंजिएट का मतलब लघु बीजाणुधानी, यानी कि परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणु या पराग कण भरे हुए होते हैं। लघु बीजाणु या पराग कण। लघु बीजाणु को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? माइक्रोस्पोर। पराग कण को कहते हैं पोलन ग्रेन या खाली पराग, पोलन भी कह सकते हैं। ये किस में भरे हुए हैं? लघु बीजाणुधानी में। और लघु बीजाणुधानी पराग कोश की पूरी लंबाई में फैली रहती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं, बेलनाकार होती हैं, ऊपर से नीचे तक पराग कोश में पूरी लंबाई में ये फैली हुई रहती हैं और पराग कणों से ठसाठस भरी हुई होती हैं। जिस समय लघु बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती हैं, यानी कि इनके अंदर जो लघु बीजाणु या पराग कण हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, तो लघु बीजाणुधानी इस प्रकार की हो जाएगी। ये देखो, इस प्रकार की हो जाएगी। जब पराग कण परिपक्व हो जाएंगे तब ये इस प्रकार की हो जाएगी, तब इसे कहेंगे पराग पुटी। क्या कहेंगे? पराग पुटी, पोलन सैक। अब ये क्या है? पराग पुटी है। 2 लघु बीजाणुधानी आपस में जुड़ गई। जब ये परिपक्व होती है तो ये आपस में जुड़ जाती हैं। एक लोब की, एक पाली की दोनों लघु बीजाणुधानी आपस में जुड़ जाती हैं, पराग कणों से, परिपक्व पराग कणों से भरी हुई है। इन्हें क्या कहेंगे? पराग पुटी कहेंगे। इन्हें क्या कहते हैं? पराग पुटी। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली लाइन, इस लाइन से ये जो एंथर है, पराग कोश है, इसका स्फुटन होता है, ये फटती हैं। ये है स्फुटन की रेखा। स्फुटन माने फटना, स्फुटन की रेखा। इस स्फुटन की रेखा से जो पराग कोश होते हैं
वो फट जाते हैं और परागकण बाहर मुक्त हो जाते हैं।